हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को पता है कि सिंधु जल संधि का निलंबन या अस्थायी निलंबन हुए 1 वर्ष बीत चुके हैं और अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने एक पत्र लिखकर संयुक्त राष्ट्र संघ से ये कहा कि वो सिंधु जल संधि के बारे में भारत के एक तरफा फैसले को यूनाइटेड नेशन के द्वारा नोटिस में लेना चाहिए, क्योंकि इस संधि को निलंबित रखने से दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसा पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कहा। अभी मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार, इन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ओर से ये पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को सौंपा। हालांकि भारत ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और शायद भारत इस पर प्रतिक्रिया देना कोई मुनासिब भी नहीं समझता होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें इस अध्याय पर चर्चा कर लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या स्थिति है। तो आइए हम सिंधु जल संधि निलंबन और जो पाकिस्तान की चेतावनी है या जो वो कह रहा है कि दक्षिण एशिया संकटग्रस्त हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। टाइटल हम बना लेते हैं सिंधु जल संधि का अस्थायी निलंबन एवं 1 वर्ष, ये इस टाइटल के आधार पर हम काम करते हैं। तो इसको फॉर्मेट कर लेना चाहिए। कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो फॉर्मेट कर लेना ज़रूरी होता है। तो इसमें फॉर्मेट में कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग जो मैंने अभी आपसे चर्चा किया, और फिर सिंधु जल संधि का अस्थायी निलंबन, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। थोड़ी सी बात सिंधु जल संधि के बारे में मैं बता दूंगा, हालांकि आप लोग जानते होंगे। सिंधु जल संधि का संक्षिप्त परिचय, क्योंकि जिसके बारे में चर्चा की जाए उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर प्रभाव, निलंबन का पाकिस्तान पर प्रभाव। का पाकिस्तान पर प्रभाव। और फिर एक और टॉपिक हम बना लेंगे कि पाकिस्तान की क्या संभावित प्रतिक्रिया हो सकती है, जैसा कि वो अभी धमकी दे रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सोच सकते हैं। पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया। इसके बाद थोड़ा सा भारत के लिए सुझाव भी दे लेंगे कि भारत को क्या करना चाहिए। इस तरीके से ये एक फॉर्मेट बनेगा और एक एक टॉपिक पर हम लोग यहां चर्चा करेंगे। कॉन्टेक्स्ट पर जैसा तात्कालिक घटनाक्रम है उसके बारे में मैंने चर्चा की कि आसिम इफ्तिखार
जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अभी मई 2026 में ही आरंभ में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का एक मैसेज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष रखा है। और उस मैसेज में ये कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सिंधु जल संधि के बारे में नोटिस ले और भारत के द्वारा जो ये एक तरफा फैसला है उस पर उसको फोकस करके भारत के ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। तो ये एक स्थिति है। अब बात आती है कि ये जो अस्थायी निलंबन भारत के द्वारा किया गया, अस्थायी निलंबन, तो आपको सबको पता होगा 23-24 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अस्थायी रूप से निलंबित मतलब सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करते हुए भारत ने यह कहा कि यह तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद संबंधी अपनी निष्ठा स्पष्ट नहीं कर देता। इस कदम के तहत भारत ने इंडस वाटर कमीशन की बैठकों को निलंबित कर दिया। मतलब संधि के निलंबन का जो आशय है वो यही है कि अब इंडस वाटर कमीशन की बैठकें नहीं होंगी, हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत साझा नहीं करेगा और भारत अगर कोई नई जल परियोजनाएं आरंभ कर रहा है अपने क्षेत्र में, अपनी संप्रभु सीमा में, तो आरंभ करने से पहले पाकिस्तान को उसकी जानकारी देना कोई आवश्यक नहीं समझता। यह सारा इस निलंबन का प्रभाव रहा। भारत ने जल परियोजनाओं की गति तेज भी कर दी है। जैसे कि कई रिपोर्ट्स के माध्यम से यह पता चलता है कि चेनाब नदी पर पाकल दुल, किरू, क्वार, रैटले, ऐसी ये जो 4 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनकी काम उनको समय सीमा को और आगे बढ़ाया गया है। उनसे संभावित जल प्रभाव देशांतरित करने की योजना भी शामिल हो गई है। ये सब जब हम कर रहे थे, जब इस संधि को निलंबित कर रहे थे, उसी दौरान हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने ये स्पष्ट किया था कि रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते। तो इस तरीके से आपने देखा कि संधि का निलंबन हो गया। अब सिंधु जल संधि का अगर परिचय देखें तो आप सभी को पता है कि यह संधि 1960 में रावलपिंडी में विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह संधि की गई थी। संधि के तहत पूरे सिंधु जल बेसिन को 2 भागों में बांट लिया था और इसमें कुछ जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियां, उन पर भारत का स्वामित्व मिला था, जिनमें रावी, सतलज और ब्यास हैं। पश्चिमी नदियां, उनमें सिंधु, झेलम और चेनाब है, जो पाकिस्तान के मैनेजमेंट में दी गई थी। इस संधि में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो शायद दोनों देशों ने पूरी तरीके से कभी स्वीकार नहीं किए। पाकिस्तान को इस संधि के तहत लगभग 80% पानी का अधिकार दिया गया, लेकिन फिर भी वो ऐसे महसूस करवाता रहा जैसे वो जल से मरहूम किया जा रहा है। इस संधि के तहत भारत को सीमित जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति दी गई। दोनों देशों के बीच डेटा शेयरिंग, निरीक्षण और वार्षिक बैठकों को अनिवार्य बनाया गया। यह संधि 1960 से और किसी न किसी रूप से वर्ष 2025 तक चलती रही। इस दौरान आपने देखा कि बहुत सारे युद्ध भी हमने लड़े
लेकिन संधि निलंबित नहीं हुई। 65 वर्ष तक यह संधि कायम रही, लेकिन 65 वर्ष के दौर पश्चात इस संधि को निलंबित कर दिया गया। अब संधि के निलंबित करने का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ता है? संधि के निलंबन का, जिसको अस्थायी शब्द आप अपने आप शामिल कर लें, या मैं लिख देता हूं, संधि के अस्थायी निलंबन का पाकिस्तान पर प्रभाव। इस प्रभाव को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब यहां पर एक स्वभावतः सवाल बनता है कि क्या भारत के द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करना पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक झटका है, या आने वाले वर्षों में ये उसकी एग्रीकल्चर, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जल सुरक्षा, इन सभी के लिए गंभीर संकट बन सकता है? तो एक बढ़िया सवाल यह बनता है कि क्या पाकिस्तान को वास्तव में नुकसान हुआ है, या असली खतरा अभी भविष्य में छुपा है? ऐसी स्थिति को देखते हुए हम तीन भागों में इसको बांट करके समझते हैं। एक तो हम देखते हैं कि संधि के निलंबन का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा पाकिस्तान के ऊपर। तात्कालिक प्रभाव। अब अगर आप तात्कालिक प्रभाव की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ। पाकिस्तान की खेती पर कोई बहुत बड़ा नुकसान इस कारण से नहीं हुआ है अभी तक। पानी का प्रवाह पूरी तरीके से भारत ने नहीं रोका है। हालांकि तात्कालिक कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि 15 से 17% पानी की कमी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। भारत के पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम तात्कालिक तौर पर पानी को रोक सकें। तो तात्कालिक तौर पर वाटर सप्लाई जैसी प्रॉब्लम तो नहीं आई। मतलब एक स्थिति स्पष्ट है कि जल प्रवाह में रुकावट लगभग नहीं के बराबर है। यह पहला तात्कालिक प्रभाव। हां, दूसरा अगर प्रभाव देखें तो पाकिस्तान को कुछ समस्याओं का जरूर सामना करना पड़ रहा है। जैसे जल डेटा शेयरिंग बंद है, कुछ गंभीर समस्याएं हैं पाकिस्तान के समक्ष, और इन गंभीर समस्याओं में अगर आप देखें तो जल डेटा साझाकरण, ये पूरी तरीके से बंद है। अब भारत किसी तरीके का जल डेटा साझाकरण नहीं करता। हालांकि मानवता के आधार पर भारत ने जब बाढ़ आई तो जरूर बताया था। तो दूसरी बड़ी समस्या है कि बाढ़ या सूखे की पूर्व चेतावनी अब कमजोर है। पाकिस्तान को पूर्व चेतावनी नहीं मिलेगी। ये तुरंत प्रभाव हो गया। सिंधु आयोग की बैठकें अब निरस्त रहेंगी। 9 बैठक की बैठकें ये निरस्त रहेंगी, कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। इससे पाकिस्तान के अंदर अनिश्चितता बढ़ेगी। पाकिस्तान की रणनीतिक असुरक्षा की समस्या उत्पन्न होगी। किसान पाकिस्तान के चिंतित होंगे। यह डर उनके ऊपर पैदा होगा कि यदि फसल के मौसम में पानी कम आया या देर से मिला
तो उनकी फसल, चाहे वो गेहूं हो, कपास हो, चावल हो, वो सब प्रभावित होंगे। तो एक प्रकार से ये सारी चीजें ना होने के कारण से पाकिस्तान के अंदर एक चिंता बढ़ गई। तो ये गंभीर समस्याएं तात्कालिक तौर पर आई। अब बात आती है कि तात्कालिक प्रभाव तो आपने देख लिया, भविष्य का खतरा पाकिस्तान के समक्ष क्या है? पाकिस्तान के समक्ष भविष्य में खतरा, इस खतरे को 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं आप स्पष्ट तौर पर। पहला खतरा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनेगा। अर्थव्यवस्था पर दबाव, आप देखो कि यदि भारत अगले 5-10 वर्षों में नए डैम बना लेता है, नए स्टोरेज प्रोजेक्ट चलाता है, नई जल विद्युत परियोजनाएं संचालित करता है, या जो हमारी पेंडिंग जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके काम को हम तेजी से बढ़ा देते हैं, तो पाकिस्तान के लिए सिंचाई का संकट उत्पन्न हो जाएगा, खाद्यान्न सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव और अधिक बढ़ सकता है। अब और अधिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किसी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये उसे और अधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात आप देखो कि पाकिस्तान की कृषि जीडीपी का बड़ा हिस्सा सिंधु जल बेसिन पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। तो वो सूत्र कि जल के बिना कुछ नहीं होता है, पाकिस्तान इसको महसूस कर पाएगा। तो एक बड़ी प्रॉब्लम तो यहां पर यह आएगी। दूसरी बात, बाढ़ और सूखे की समस्या पाकिस्तान को मिलेगी। बाढ़ एवं सूखे की समस्या, इसका सामना करना पड़ सकता है उसको। बहुत पहले इतिहास में अगर देखा जाए तो 1980 के दशक से ही जब भी भारत कोई अपना प्रोजेक्ट लेकर के जाता था, बनाता है वहां पर, तो तुरंत वर्ल्ड बैंक में जाकर के राग आलापता था कि भारत हमें जल से मरहूम कर देगा, बाढ़ लेकर के आएगा। तो तब तो लेकर के नहीं आए, लेकिन अब पाकिस्तान को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ऐसा संभव है, क्योंकि अब जल डेटा का साझाकरण तो हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखो कि पाकिस्तान के कुल सिंचित कृषि क्षेत्र का लगभग 80 से 90% सिंधु प्रणाली से पानी प्राप्त करता है। 80 to 90% सिंधु जल बेसिन पर एग्रीकल्चर लैंड उसकी डिपेंड है। देश के लगभग 90% खाद्य उत्पादन का आधार सिंधु जल बेसिन है। और ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान को बाढ़ नियंत्रण और सूखे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो त्राहिमाम तो तय है। एक बड़ी समस्या ये। तीसरी बड़ी समस्या जो भविष्य में पाकिस्तान के सामने है वो है ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम, पेयजल की समस्या। इससे भी पाकिस्तान को सतर्क रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की लगभग 90 से 95% आबादी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिंधु बेसिन पर पेयजल के लिए निर्भर है, चाहे वो पेयजल हो, एग्रीकल्चर हो, मतलब किसी न किसी रूप में आजीविका के लिए निर्भर मानी जाती है। 90 से 95% जनता।
पाकिस्तान की लगभग 24 से 25 करोड़ आबादी का अधिकांश हिस्सा सिंधु नदी तंत्र वाले क्षेत्रों में रहता है, उस पर निर्भर रहता है। बहुत सारे बड़े बड़े शहर इसी सिंधु जल बेसिन के किनारे में, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, ये इसी के किनारे हैं। मान लीजिए कि सब किनारे में नहीं है, तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंधु जल बेसिन से होता है। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पेयजल पूरी तरह से भले ही नदी पर नहीं आता हो, बल्कि बहुत बड़ा हिस्सा ग्राउंड वाटर से आता है। लेकिन ये जो ग्राउंड वाटर है वो भी बड़े स्तर पर सिंधु नदी के जल से ही रिचार्ज होता है, पुनर्भरित होता है। इसलिए यदि भविष्य में सिंधु बेसिन के जल प्रवाह में बड़ा बदलाव आता है, भारत ऐसा कुछ करता है, तो पाकिस्तान में प्रभाव केवल खेती तक सीमित नहीं रहेगा, जल से मरहूम हो जाएंगे। वास्तव में उद्योग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, खाद्यान्न सुरक्षा आएगी, शहरी जल आपूर्ति का संकट पैदा हो जाएगा। ये सारी चुनौतियों का भविष्य में पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है। एक जो इसका तीसरा प्रभाव पड़ सकता है सिंधु जल बेसिन के निलंबन का, तो दक्षिण एशिया की जल भू राजनीतिक चुनौती पैदा हो सकती है। यहां भी ध्यान देने वाली बात है, दक्षिण एशिया की जल भू राजनीतिक समस्या। अब साहब ये कैसे होगी? देखिए, दक्षिण एशिया पहले से ही बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, सीमित जल संसाधनों, इन सब का शिकार है। सीमा पर जो बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर वाटर रिवर्स हैं, सीमा पार नदियों पर इनकी निर्भरता है। ऐसी चुनौतियां हैं जिससे नदी जल विवाद, विशेषकर भारत के अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ भी हैं, चीन के साथ भी हैं, बांग्लादेश के साथ भी हैं, यहां तक नेपाल के साथ भी हैं हमारे। ऐसे में जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक विषय बनता जा रहा है दक्षिण एशिया में। यदि भारत पाकिस्तान संबंधों में जल सहयोग कमजोर पड़ता है, तो इससे जल उपलब्धता, कृषि उत्पादन, बाढ़ प्रबंधन और अंत में क्षेत्रीय स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत अपने वैध जल अधिकारों, जल विद्युत विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिंधु जल संधि का निलंबन आज राजनीतिक दबाव है, लेकिन भविष्य में यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भू जल राजनीतिक चुनौती भी बन सकता है। तो ये सारी की सारी संधि, सिंधु जल के अस्थायी निलंबन का पाकिस्तान पर प्रभाव पड़ सकता है, तात्कालिक, भविष्य और दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर समस्या। अब बात आती है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा तो पाकिस्तान इसकी प्रतिक्रिया क्या कर सकता है? पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी? की संभावित प्रतिक्रिया अगर हम कुछ इस संबंध में विचार करें तो पाकिस्तान दो तीन तरीके की प्रतिक्रियाएं दे सकता है। पहला तो जो पाकिस्तान कर रहा है
अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से भारत पर दबाव बनाएगा। मंचों के माध्यम से यह भारत पर दबाव बनाएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपीय संघ और अमेरिकी मंच पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश पिछले 1 साल से कर रहा है। और हाल ही में पाकिस्तान ने एक पत्र लिखकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी कहा है कि वो सिंधु जल संधि के बारे में भारत के एक तरफा फैसले का नोटिस करे, ध्यान में ले, संज्ञान में ले, क्योंकि इस संधि को निलंबन करने से दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है, ऐसा पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में कहा है। तो एक ये काम वो करता रह सकता है। दूसरा काम जो वो पहले से कर रहा है उसे और ज्यादा बढ़ा सकता है, और वो है भारत के साथ छद्म युद्ध। छद्म युद्ध में जैसे वो आतंकवाद को प्रेरित कर सकता है, जैसे वो घुसपैठ को बढ़ा सकता है, जैसे वो भारत में सल्फी विचारधारा को प्रेरित कर सकता है, इस तरीके से जो एक छुटपुटिया और जिनको उत्तर भारत में टुच्ची हरकतें कहा जाता है वो कर सकता है। इसके बाद वो भारत के विरुद्ध घेराव की रणनीति भी कर सकता है, इनसर्कलिंग कर सकता है। भारत के विरुद्ध घेराव का यहां पर आशय यह हुआ कि वो दुनिया के देशों को भारत के विरुद्ध ले जाने के लिए काम कर सकता है। वो और पाकिस्तान और चाइना मिलकर के इस तरीके के काम कर सकते हैं। तो यही 3 बातें दिखाई दे रही हैं कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है, करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि भारत को इससे चिंतित होने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब बात यह है कि भारत इसमें क्या कर सकता है, मतलब भारत के लिए भी हमें कुछ सुझाव देने पड़ेंगे कि भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए ऐसी स्थिति में। तो स्पष्ट तौर पर मैं आपको बताऊं कि भारत वैसे भी अपनी प्रॉपर रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत ने एक व्यवस्थित रणनीति नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी हम भारत की रणनीति के बारे में कुछ सुझाव हमें अपने उत्तर में भी देना पड़ेगा और हम थोड़ा सा चर्चा भी कर लें कि भारत क्या कर सकता है। ध्यान रहे, भारत को अपनी रणनीतिक दृढ़ता को स्पष्ट रखने की आवश्यकता है। रणनीतिक दृढ़ता, हमें एक स्ट्रैटेजिक स्ट्रिक्टनेस लाने की जरूरत है। जल को दबाव के रूप में नहीं बल्कि रणनीतिक संसाधन के रूप में उपयोग करना है। भारत को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के भीतर रहकर अपने जल अधिकारों का अधिकतम से अधिकतम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जो हमें प्राप्त है उसका मैक्सिमम यूज करें। भले ही पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया हो, लेकिन भारत का सामरिक वैश्विक प्रभाव पाकिस्तान की अपेक्षा कई गुना अधिक है। ऐसी स्थिति में भारत को अपने इस प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए। आतंक वार्ता ये साथ साथ नहीं चलती हैं, भारत ऐसा स्पष्ट कर चुका है। तो भारत भविष्य की किसी भी वार्ता को सीमा पार आतंकवाद में कमी और विश्वास निर्माण के साथ जोड़े। जल सहयोग को सुरक्षा चिंताओं से अलग रखना भी एक विकल्प के तौर पर हो सकता है। मतलब हमें एक स्ट्रिक्ट रणनीति बनानी चाहिए, और यह हमारी जो रणनीति है वो हम जल रणनीति के तौर पर है।
स्पष्ट करें। जो पाकिस्तान पहले से कहता रहा है कि भारत जल को एक उपकरण के रूप में, युद्ध उपकरण के रूप में प्रयोग कर रहा है, तो हां, हमें करना चाहिए। जल को एक हम रणनीतिक और वॉर इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर प्रयोग करें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरी बात, हां, एक बात जरूर है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहते हुए हम इस कदम को करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहते हुए ही हम अपने जल के अधिकारों का अधिकतम प्रयोग करें। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय वैधता। इंटरनेशनल लेजिटिमेशन। भारत को यह संदेश देना, दुनिया भर को यह संदेश देना चाहिए कि उसका उद्देश्य पानी को रोकना नहीं है, बल्कि संधि की समीक्षा और वैध अधिकारों का उपयोग करना है। इससे भारत की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसके बाद भारत को अपनी जल अवसंरचनाओं का विकास करना चाहिए। और इस विकास को और तेज करने की आवश्यकता है। जो भी हमारी पेंडिंग वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पूरा करें। पश्चिमी नदियों पर जितने भी अनुमत जल विद्युत और सीमित भंडार परियोजनाएं हैं, उन सबको तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में जन भंडारण को बढ़ाना चाहिए। सिंचाई नेटवर्क, जो हमारा रिवर लिंकेज प्रोग्राम है, उसको तेजी से बढ़ाना चाहिए। जल विद्युत परियोजनाएं बढ़ाएं। डेटा आधारित नदी प्रबंधन को हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। यह सब हम काम करें, और जरूरत पड़े तो हम एक नियंत्रित संवाद भी कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। नियंत्रित संवाद, एक लिमिटेड डायलॉग, सीमित तकनीकी संवाद हम बनाए रख सकते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि पूरी तरीके से राजनीतिक वार्ता हमें नहीं करना है अभी। मतलब जैसे कि बाढ़ सूचनाएं हैं, मानवीयता के नाते नदी प्रवाह डेटा, आपदा समन्वय, जो डिजास्टर्स हैं उसके बारे में हम मैसेज उनको दे सकते हैं, और वैसे हमने दिया भी है। 2025 के जो बरसात के टाइम में बाढ़ें आई, तो उनमें हमने मैसेज उनको दिया। इसके बाद हमें क्षेत्रीय जल नेतृत्व की नीति को अपनाने की आवश्यकता है। जल नीति, अब यह क्या है साहब? आप देखिए कि भारत दक्षिण एशिया में जल सहयोग, जल संरक्षण और जलवायु अनुकूलन का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा है, और भारत को इस कोशिश को और तेज करने की जरूरत है। भारत ये घोषित कर सकता है कि कोई भी समाधान टकराव में नहीं, बल्कि सहयोगात्मक जल प्रबंधन, संवाद, तकनीकी समन्वय और क्षेत्रीय विश्वास निर्माण में ही सन्निहित है। उसी के माध्यम से हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जल भविष्य में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भू राजनीतिक चुनौती बन सकता है, ऐसा मैंने आपको बताया। इसके बाद हमें दीर्घकालिक जल सुरक्षा का प्रावधान करना चाहिए। दीर्घकालिक जल सुरक्षा, इस पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। मतलब भारत के लिए सबसे प्रभावी कूटनीति है रणनीतिक दृढ़ता, अंतरराष्ट्रीय वैधता, जल अवसंरचनाओं का विकास, ये और महत्वपूर्ण है। इसके बाद नियंत्रित संवाद कर सकते हैं हम। इसके बाद व्यापक तौर पर अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय जल नीति और दीर्घकालिक जल सुरक्षा पर हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से भारत को अपनी नीति, इन नीतियों को अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस, इस क्षेत्र में भारत को तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। तो
ये आपका एक सारे टॉपिक्स पर हमने चर्चा कर ली कि क्या क्या हो सकना चाहिए और क्या क्या स्थिति यहां पर बनी है, भारत के लिए क्या क्या सुझाव हैं, इन सब पर हमने चर्चा कर ली। अब आपको यह देखना है कि क्या पानी भविष्य का सबसे बड़ा भू राजनीतिक हथियार बन सकता है। इस तरीके का प्रश्न अगर कभी पूछा जाता है कि क्या जल भविष्य का या जल दक्षिण एशिया में भविष्य का सबसे बड़ा भू राजनीतिक हथियार बन सकता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपनी रणनीति को स्पष्ट करें, या सिंधु जल संधि के परिप्रेक्ष्य में भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए। इस तरीके का अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप कैसे इसको लिखेंगे, किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे, आप मुझे कमेंट के माध्यम से यह बात बता सकते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो यह सिंधु जल संधि के तात्कालिक कारण से हमने इस चर्चा को किया। थैंक यू वेरी मच।